हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं नास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग और 70 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रश्नों को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट का भी जानकारी हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज हमारा सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले आपको बता दूं सेट नंबर 1 तथा 2 को हम लोगों ने कवर किया। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो बीपीएससी में काफ़ी अहम रोल हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को लगाना। बिल्कुल आपको एग्जाम वाले पैटर्न पर जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है कौन था। आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो भारत का वायसराय था वो आपको लॉर्ड डफरिन था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो आपको बार बार जो है एग्जामों में विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा जानते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, इसका गठन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। पहली बैठक जो इसकी हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में हुआ था। देखिए, पहले जो यह बैठक आपको पुणे में होने वाला था, किंतु वहाँ प्लेग बीमारी फैल गई थी, ठीक है। इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसको स्थानांतरित कर आपको जो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया, जिसमें इसके जो पहले अध्यक्ष नामित किए गए और डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए गए, ठीक है। जो इसके पहले महासचिव थे वो आपको ए.ओ. ह्यूम थे। यह जो है एक सिविल एड जो है ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो पहली बैठक हुई थी उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह कथन आपको जो है डफरिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था। देखिए, प्रथम जनगणना कह रही है तो प्रथम जनगणना जो सन आपको लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सन 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपको। यदि प्रथम जनगणना पूछ देगा तो फिर आपको लॉर्ड मेयो हो जाएगा, ठीक है। किंतु यदि प्रथम जनगणना नियमित रूप से पूछे तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन आपका चेंज होगा, वहाँ पर लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में जो है आपको प्रथम नियमित रूप से जो है जनगणना स्टार्ट करा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत के नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जनगणना पूछे कि भारत में पहली जनगणना मेयो के काल में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। दो आपको अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। साल 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आपको पता होगा प्रत्येक 10 वर्षों पर आपको जनगणना कराया जाता है। तो 41 के बाद जो अगला जनगणना वो था 1951 ईस्वी, जब भारत स्वतंत्र हो गया था। तो प्रथम स्वतंत्र भारत की जनगणना सन 1951 ईस्वी में हुआ था। देखिए, भारत की 15वीं जनगणना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। और 2011 के बाद 21 में जो कि जनगणना हो जानी चाहिए। तो अभी तक जो है देश में जनगणना नहीं हुई, जबकि इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए कि जो जनगणना जब होता है तो उससे एक डेटा निकल के आता है, जिससे भी कोई भी आपको जैसे योजना लाना हो या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्य करना हो तो उससे डेटा के आधार पर सरकार को आसानी होती है कोई भी कार्य करने में। तो जनगणना बहुत नेसेसरी है प्रत्येक 10 वर्षों पर कराना, किंतु अभी तक जो है सरकार इसके बारे में सजग नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ही एक निंदनीय कार्य है, ठीक है। सरकार को अगली जनगणना बहुत जल्द ही करानी चाहिए। तो लास्ट बार जो जनगणना हुआ था 2011 में हुआ था, जो कि देश की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। जनगणना 2011 का जो नारा था यह पूछ देता है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक है। और जनगणना 2011 का जो जनगणना आयुक्त थे वो आपको सी चंद्र मौली थे, ठीक है। चलिए, इसके जो मैस्कोटो थे यह शिक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभिनव भारत का गठन जो है डैश किसने किया था? सावरकर के द्वारा जो है 1904 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए
देखिए, अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। संस्थापक जो इसके थे वी.डी. सावरकर थे। वी.डी. सावरकर का फुल जो नेम था वो विनय दामोदर सावरकर था। 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला के ही वर्ष 1904 में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। देखिए, वी.डी. सावरकर ने जो स्थापना किया था 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम से, ठीक है। इसी का जो है नाम चेंज करके 1904 ईस्वी में जो है आपको अभिनव भारत कर दिया गया था, जो कि एक गुप्त सभा थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, इसके अध्यक्ष आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह आपको बनारस में सभा आयोजित हुई थी, ठीक है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन्हें महात्मा गांधी का जो है राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में भारत सेवक समाज के नाम से जानते हैं, कि संस्थापक जो थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे यह एम.जी. रनाड़े थे, और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा था। इसे भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 नंबर के निम्नलिखित में से सन 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो जो होगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो 1938 और 1939 दोनों के अध्यक्ष थे। देखिए, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसकी भी अध्यक्षता आपको सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, वे निर्वाचित हो गए, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण जो है वो इस पद से इस्तीफा दे दिए थे। गांधी ने सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष पद के लिए पटाभी सीतारामैया का जो है समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इसे याद रखिए। देखिए, तो हुआ क्या था, ये कह रहा है कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, किंतु 1938 में यह पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, किंतु 1939 ईस्वी में ये अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, किंतु गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद पटाभी सीतारामैया को जो है गांधी जी अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, किंतु पटाभी सीतारामैया जो थे अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिए। इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है कब औपचारिक कर दिया था? तो यह जो दिसंबर 1929 ईस्वी में जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, देखिए यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 1929 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। देखिए, इसके पीछे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मेन जो रीजन है यही है, क्योंकि देखिए हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, किंतु हम ब्रिटिशों का शासन था, तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में ही आपको कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस प्रस्ताव को जो है पेश किया गया था, और यह जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूर्ण देश में जो है एक पूर्ण देश में कि जो 26 जनवरी है इसे जो है प्रत्येक भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हम लोग जो है 26 जनवरी से, ठीक है, 1930 से ही प्रत्येक भारतीय जो है क्या मानता, 1930 से आपको स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहा था। क्योंकि अब देश हमारा 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो हम 26 जो तारीख था इसको याद करने के लिए जो है कि भाई इतने दिनों से हम पिछले 17 सालों से जो है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं, तो अब इसको अचानक से छोड़ कैसे सकते हैं? तो फिर विमर्श किया गया संविधान सभा में कि नहीं, 26 जनवरी की जगह जो है हम लोग इसको स्वतंत्रता दिवस न मना के इस डेट को याद रखने के लिए, जो ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यानी कि हमारा जो देश है
देश का संविधान जो है आपको 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, इसलिए जो है 26 जनवरी को याद करने के लिए इसको फिर गणतंत्र दिवस के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, क्या कर गया 26 जनवरी से ही हम लोग पहले स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस कांग्रेस नेता ने कट्टरपंथी उद्देश्य थे? देखिए बिपिन चंद्र पाल के जो है आपको कट्टरपंथी उद्देश्य थे। ठीक है, देखिए कांग्रेस में नरम पंथियों की नरम नीतियों के कारण भावुक कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों का उदय हुआ, जिन्हें गरम दल कहा गया। तो पहला चरण उदारवादी चरण कहलाया। एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ 1957 में कांग्रेस में विभाजन के साथ जो है समाप्त हुआ। इसलिए 1905 से 1918 के बाद की अवधि को उत्साही राष्ट्रवादियों या गरम दल के युग के रूप में जो है जाना जाता है। इससे पहले जो कांग्रेस को नरम दल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, इन्हें कट्टरपंथी समूह के ये जो है आपको कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए थोड़ा गांधी इरविन समझौता के बारे में देखते हैं। तो देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है आपको हस्ताक्षर हुआ। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद जो है गांधी जी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो प्रथम और तीसरे को छोड़ दिया जाए तो दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखिए गांधी इरविन समझौते की जो प्रस्तावित निम्न शर्तें यानी क्या क्या शर्तें थी, ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। इरविन का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से है कोई उसका प्रतिनिधित्व जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। नमक पर लगने वाले कर को हटाना यानी कि जो नमक कर लगा था उसको गांधी जी ने बोला कि इसको पहले हटाइए। दूसरी था कि भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना था। नमक सत्याग्रह को तथा वापस लेना था। तो ये जो है आपको मिनिमम शर्तें थी गांधी और इरविन के बीच में। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंध्र जो थी आपको दुर्गा भाई देशमुख थी। ठीक है, चलिए आंध्र सभा क्या था? तो देखिए दुर्गा भाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। कौन? दुर्गा भाई देशमुख। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। वह एम्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों के संस्थापक थी। उन्होंने 2 प्रमुख राष्ट्रवादियों कौन कौन AK प्रकाशम और देशुधरका नागेश्वर राव की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और संविधान सभा के सदस्य भी थी। समाज को उनकी सेवा के लिए स्वतंत्रता के बाद उन्हें ताम्रपत्र और फॉल हॉफमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। यहीं पे पूछ दे कि पहली भारतीय महिला कौन? पहली भारतीय महिला, तो फिर आपको आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था किसने? एनी बेसेंट ने। वह पहली बार 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के खिताब से दिया गया। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है आपको सरोजिनी नायडू के बारे में कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, यह भी आपको सरोजिनी नायडू। वह 1947 ईस्वी में संयुक्त प्रांत की क्या बनी थी? गवर्नर यानी राज्यपाल बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो कि सन 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी तक जो है बंगाल का गवर्नर था और पुनः 1765-67 के दौरान जो है वह बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1757 में पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही की गई थी। सन 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जो द्वैध शासन था उसे वारेन हेस्टिंग्स जब आया तो हटा दिया। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है। इसे रॉबर्ट जो क्लाइव था इसे ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है। इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देख ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है? याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने जो शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से किया था, ठीक है। नमक यात्रा या दांडी यात्रा जिसे कि 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। ये जो है ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कब स्टार्ट किए थे। तो 12 मार्च को स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। टोटल 24 दिनों का समय लगा था इनको साबरमती से कहाँ? साबरमती से आपको दांडी पहुंचने में, ठीक है। दिनों में 240 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने समुद्र जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इससे नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वहां उस समय जो वायसराय था, सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थे जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे कि इसने अमेरिकी कार्यकर्ताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेबर और अन्य को काफी प्रभावित किया था। इसे सफेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सभी लोगों ने सफेद खादी पहनकर मार्च किया था। सफेद बहती नदी के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिए थे, वो टोटल श्वेत खादी के पहरावे पहरे थे, ठीक है। गांधी इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा था। गांधी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष कहा था। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि यह वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसको हम और भी लॉन्ग कर सकते हैं, किंतु मेरे को लग रहा है कि यदि आप लोग मैं ज़्यादा लॉन्ग कर दूँ शायद आप लोग बोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या राय है? आप लोगों की राय के अनुसार जो इसको कंटिन्यू करके और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, किंतु उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। नहीं जैसी भी आपकी सुझाव हुआ आप जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत सराहनीय है। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, कंटिन्यू रखिए। 1-1.5 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है और अच्छा एग्जाम में करिए और आपका रिजल्ट जो है जरूर होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।